क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौकील गाजी है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी क्या छात्र। लगता है कि मतलब वक्फ बिल में ऐसी क्या कमियां हैं? अब ये बीजेपी सिर्फ भ्रम फैलाती है, कुछ भी सही से बताती नहीं है। बीजेपी सिर्फ भ्रम फैलाती है। अब बीजेपी कहती है कि नॉन मुस्लिम भी रहेंगे इसमें। क्यों रहेंगे वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम? क्यों रहेंगे? ये भी एक सवाल है कि जब वक्फ बोर्ड मुसलमानों का बोर्ड है, जब बीजेपी ये बात करती है कि हम मुसलमानों के पक्ष में ला रहे हैं, यहीं के योगी की सरकार आप देखते हैं किस तरीके से मुसलमानों के लिए जहर घोलते हैं। आपको नहीं पता क्या किस तरीके से बीजेपी मुसलमानों के लिए जहर घोलती है? मेरे साथ कुछ और भी छात्र, इनसे जानूंगा। क्या शुभ नाम? सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी। हिंदुस्तान की राजनीति को लेकर कुछ सर हमें नहीं इस पे अपना विचार देना है, सॉरी। नहीं देते हैं आप लोग। क्या कमियां? ये कि जो मुसलमान भाई हमारे हैं, जिनकी संख्या अल्पसंख्यक वगैरह अभी भी हमारे देश में बहुत कम है, और उनको इस तरीके से टारगेट करना, उनकी ज़मीनों को जब्त कर लेना, एक तरीके से आप सोचिए एक जिला अधिकारी को इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने हिसाब से सब कार्य करेगा। उसमें कोई मुस्लिम में कोई कमेटी ही नहीं है। जिला पूरे देश में इस समय चर्चा बहुत आम है। आम इसलिए है क्योंकि सरकारी योजनाओं की चर्चा हो रही है। सरकार योजना बना रही है, क्रियाबद्ध तरीके से उसको पटल पर ला रही है। हाल ही में वक्फ बिल सरकार लेकर आई, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका ने भी एक नई जंग छेड़ दी, जिसको ट्रेड वॉर कहकर एक्सपोज किया गया। हिंदुस्तान पर हालांकि 26% का ही टैक्स अमेरिका ने लगाया है, परंतु और देशों पर ये कई गुना ज़्यादा भी है। अब ये दो ज्वलंत मुद्दे हैं, एक वक्फ बिल, एक अमेरिका के द्वारा लगाया गया ट्रेड टैक्स। इसको लेकर सबकी अपनी अपना नज़रिया है, अपनी अपनी सोच है। आज हम युवाओं के बीच पहुंचे हैं। हम जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से युवा सरकार की योजनाओं को समझ रहे हैं, किस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है, या सरकारी योजना जो बनाई जा रही हैं, जो पटल पर लाई जा रही हैं, उनको लेकर युवा क्या कुछ सोचते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे चारों तरफ युवा ही युवा आपको नज़र आएंगे। अलग अलग कैटेगरी से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग विषयों से पढ़ाई कर रहे लोग हैं, जो निम्नलिखित विषयों पर पढ़ाई करते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। आज हम चर्चा करेंगे उन्हीं से और जानेंगे कि क्या कुछ वो सोचते हैं भारत की राजनीति को लेकर, देश में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम खरवार है, लखनऊ विश्वविद्यालय एमए समाजशास्त्र का छात्र हूँ। अभी हाल ही में भारतीय राजनीति में काफ़ी कुछ घटनाक्रम घटित हुए, चाहे वक्फ बिल हो, चाहे अमेरिका के द्वारा लगाया गया टैक्स हो, चाहे तलाक को लेकर मुद्दे हों, चाहे धर्म को लेकर मुद्दे हों। तो क्या कुछ सोचते हैं, राजनीति किस तरह से हो रही है और देश में अभी क्या कुछ होने की और आवश्यकता है? देखिए, आज की जो मौजूदा वर्तमान की राजनीति है वो सिर्फ सांप्रदायिकता और इस तरीके से धर्म और एक तरीके से एकजुटता जो भावना थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। आप सोचिए आधी रात को 2 बजे आप वक्फ बोर्ड बिल पास कर देते हैं और 232 विपक्ष के सांसदों द्वारा उसको पूरी तरीके से नकारा जाता है, लेकिन उसको आप एकदम अनदेखा करके एक निरंकुश राजा की तरह एक लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को न मानते आपने वक्फ बिल पढ़ा? जी बिल्कुल पढ़ा है। जिस तरीके से क्या लगता है क्या कुछ कमियां हैं? कई कमियां हैं। क्या कमियां? ये कि जो मुसलमान भाई हमारे हैं, जिनकी संख्या अल्पसंख्यक वगैरह अभी भी हमारे देश में बहुत कम है, और उनको इस तरीके से टारगेट करना, उनकी ज़मीनों को जब्त कर लेना, एक तरीके से आप सोचिए एक जिला अधिकारी को इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने हिसाब से सब कार्य करेगा। उसमें कोई मुस्लिम में कोई कमेटी ही नहीं है। जिला अधिकारी को पूरी आपने छूट दे दी कि वो अपनी मर्जी से जो मर्जी वो करे। तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि एक बड़ी प्लानिंग है, और एक बड़ी प्लानिंग में ये पूरा देश झुलसने वाला है। तो आपको लगता है जिलाधिकारी को अगर पावर दे दी जाए तो वो एक बड़ी प्लानिंग हो जाती है? आप लोग पढ़ाई करते हैं, जिलाधिकारी की भी पढ़ाई करते होंगे, काफ़ी सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौकील गाजी है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी क्या छात्र। लगता है कि मतलब वक्फ बिल में ऐसी क्या कमियां हैं? देखिए, वक्फ बिल में इससे पहले क्या कमियां थी आप ये भी तो देखिए। वक्फ बिल में जो अभी आप संशोधन नया किए हैं, इसमें अब वो अभी एक बीजेपी सिर्फ भ्रम फैलाती है, कुछ भी सही से बताती नहीं है। बीजेपी सिर्फ भ्रम फैलाती है। बीजेपी कहती है कि 2 महिलाएं अब जोड़ी जाएंगी। क्या इससे पहले महिलाएं नहीं थीं? इससे पहले भी वक्फ बोर्ड में महिलाएं थीं, लेकिन बीजेपी कहती है कि महिलाएं नहीं थी। अब बीजेपी कहती है कि नॉन मुस्लिम भी रहेंगे इसमें। क्यों रहेंगे वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम?
क्यों रहेंगे? ये भी एक सवाल है कि जब वक्फ बोर्ड मुसलमानों का बोर्ड है, मुसलमान उसको देखभाल करते हैं, तो उसमें नॉन तो सरकार का अपना पक्ष है ना कि अगर वक्फ बोर्ड मुसलमानों का बोर्ड है या वक्फ बोर्ड वाकई मुसलमानों के हित में कार्य कर रहा है, तो इतने लाख की जो संपत्ति अर्जित कर ली, सरकार का अपना पक्ष है। सरकार ने बताया कौन कौन सी ज़मीनें हैं जो उन्होंने अधिग्रहित की हैं, लेकिन लोगों को उसका फ़ायदा ही नहीं मिल पाया, तो कहीं ना कहीं फिर उसमें एक हस्तक्षेप की बारी आती है ना सरकार का। देखिए, ये कोई सरकार का तर्क नहीं है कि इतनी ज़मीन है अधिग्रहण कर ली गई है। कहीं ना कहीं उसमें मुस्लिम लोगों को लाभ होता भी है और मुस्लिम लोगों के लिए ही वो बनाया। तो अगर वो लाभ हो रहा है और कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ हो रहा है, तो ये तो वाकई बहुत सोचने का विषय है। क्या कुछ देखिए, संसद में इकरा हसन जी सांसद हैं, उन्होंने अपना संबोधित करते हुए एक वाक्य कहा था कि एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब महिला जो विधवा है, वो आई और उन्होंने उस अपनी जो दुख है वो जाहिर किया था उन सांसद के साथ कि उनकी वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी, उसको ज़रूरी तरीके से जब्त कर लिया गया। तो इस एक वो नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जिनकी वो रह रहे हैं, उनकी ज़मीनों को उजाड़ कर इस तरीके का व्यवहार करना, वो एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है एक ऐसे वर्ग को जो अभी भी दबा कुचला है इस समाज में। तो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि सरकार की जो राजनीतिक घटनाक्रम है, जो सरकार की योजनाएं हैं, उनका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे या लोग समझ नहीं पा रहे, जो भ्रम की स्थिति है। कहीं ना कहीं आपको भी समझना होगा, जब युवा हो, आप पढ़ते हो, चीज़ों का अध्ययन करते हो, तो किस तरीके से, जैसे आप लोगों ने कहा कि जिलाधिकारी को पावर इतनी दे दी जाएंगी, तो जिलाधिकारी भी तो आप ही लोगों में से चुनिंदा होकर आते हैं, बनते हैं, जिलाधिकारी बनते हैं और फिर लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं। जिलाधिकारी ना हो तो किसको पावर दी जाए? जिलाधिकारी किसके अंडर में रहता है, यहाँ आप भी जानते तो पावर फिर किसे दी जाए? फिर आम जन को तो जिसके पास थी उसी के पास रहने दिया जाए, जिसके पास थी उसी के पास रहने दिया जाए। क्या उन्होंने कुछ गलत किया है? अगर ऐसा उन्होंने गलत किया, मान लेते उन्होंने गलत कर रहे थे, क्या मंदिरों के संपत्ति के लिए कोई मुस्लिम वहाँ पे जाता है? तो मंदिरों में कभी ये नहीं कहा गया ना कि यहाँ पे ये मंदिर है और ये हमारी जगह हो जानी चाहिए। वक्फ के लिए तो लोग जब कह देते हैं कि ये हमारी जगह, नहीं, देखिए, मंदिरों में भी चढ़ावा आता है, वहाँ का भी सोना होता है, वहाँ पे भी सोना होता है। क्या उसके लिए कोई मुस्लिम नॉन मुस्लिम को इसमें ऐड किया गया? मुस्लिम को ऐड किया गया है? वहाँ पे सब नॉन मुस्लिम ही रहते हैं ना, फिर इसमें क्या आप जाएंगे 2 लोग एक्स्ट्रा कर लेंगे? ये आपका एक सोच हो सकती है राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर, लेकिन मैं फिर भी एक बात ज़रूर दोहराना चाहूँगा। बाबा बैद्यनाथ एक ऐसी संस्था है जो हिंदुओं में काफ़ी मान्यता रखती है, बाबा बैद्यनाथ। और बाबा बैद्यनाथ का जो ट्रस्ट होता है, उसका जो अध्यक्ष होता है वो वहाँ का सांसद होता है, और इससे पहले 2 मुस्लिम सांसद रहे थे जो उसके अध्यक्ष भी रहे थे। और बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में से एक होता है, लेकिन मुस्लिम कोई भी ऐसी वो नहीं है हिंदुस्तान में जहाँ पर नहीं। मैं एक आपको विषय बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। खैर कोई नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा और लोगों से भी जानूंगा। क्या नाम है आपका? विराट शेखर नाम है हमारा। क्या कुछ सोचते हैं आप हिंदुस्तान की राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर? देखिए, जो हिंदुस्तान की राजनीति चल रही है, ये 2014 से लेकर के सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के ऊपर ही चल रही है। तो मैं सीधा यही कहना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम का जो भी आप राजनीति कर रहे हैं, इसको छोड़िए और छात्रों के बारे में सोचिए, देश के युवाओं के बारे में सोचिए, किसानों के बारे में सोचिए, यहाँ की महिलाओं के बारे में सोचिए। तो आप उस चीज़ को नहीं सोच रहे, आप वक्फ बिल लेकर के आ रहे हैं और तमाम तरीके की 3 तलाक कानून लेके आ रहे हैं। ये सब हटाइए और इसके बदले आप जो है कि शिक्षा, महंगाई, रोजगार, इस सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। शिक्षा और रोजगार भी जो एक अहम मुद्दा है युवाओं के लिए, और सरकार जो है इस पर बारंबार बहस करती हुई नज़र नहीं आती। जो युवा ये मानते हैं कि सरकार वाकई अगर कुछ कानून ला रही है और लोगों के हित में ला रही है, तो उसको लोगों के हित की बात भी करनी चाहिए। जो युवा यहाँ पढ़ते हैं, जो युवा आने वाले भविष्य की नींव हैं, उन युवाओं को अगर उनका हक नहीं मिल पा रहा, तो ये भी सरकार के लिए काफ़ी सोचने का विषय है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हर्षित शुक्ला है। क्या करते हो? मैं यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक 3य वर्ष का छात्र हूँ, पढ़ता हूँ यहाँ पे। क्या उनसी पढ़ाई करते हो? बीए कर रहा हूँ अभी 3य वर्ष में। मेरा पास क्या लगता है सरकार की जो योजना है, जो पटल पर आई जा रही हैं, वो कितनी योजनाबद्ध तरीके से आ रही हैं और धरातल पर कितना विकास हो रहा है? सरकार की जो भी योजनाएं आ रही हैं, वो सरकार ठीक है जो भी सोच के ला रही हो, लेकिन सरकार को इतना ध्यान रखना चाहिए कि उसमें धार्मिक एंगल कोई ना लाने पाए, क्योंकि सरकार पे ऐसे आरोप लगते हैं और सरकार शायद ये ऐसा कर भी रही है कि हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करके बंटवारे की राजनीति कर रही है, दोनों धर्मों के लोगों को लड़ा के और उसमें अपनी पॉलिटिक्स खेलना चाह रही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को, इसका बिल्कुल क्रिटिसिज्म होना चाहिए सरकार का इस पे। और ये जो सरकार जो वक्फ अहम मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पर नज़र नहीं आ रहे हैं। आपका कहना, क्या नाम है? जी, मेरा नाम शिवांग मौर्य है। मैं यहाँ पे बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। क्या लगता है जो हिंदुस्तान में राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं उसको लेकर क्या? जी, अभी जो फिलहाल में वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल आया है, इसको हमें कम्युनल नज़र से ना देख के एक लीगल नज़र से देखना चाहिए। बिकॉज आप देखेंगे कि हमारे मंदिर जो है उनको रेगुलेट किया जाता है। साउथ इंडिया में देखें कहीं भी उन पे सरकार का प्रॉपर रेगुलेशन है।
तो कहीं ना कहीं इस पे हम मुस्लिम की किसी भी प्रैक्टिसेस पे हमने कोई आँच नहीं आने दी है वक्फ बिल में। हमने केवल एक रेगुलेशन करने का काम किया है उस पर। हमने एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ये सब किया गया है। और दूसरा जो सरकारी ज़मीनों पे जो कब्जा किया गया है उनको हटवाने के लिए मेन इसका एम है, ना कि इसको एक कम्युनल रंग देना चाहिए। बिल्कुल, इसको एक कम्युनल रंग नहीं देना चाहिए, कहीं ना कहीं इसको समझने की और अध्ययन करने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन आप ये चीज़ क्यों नहीं समझते हैं कि बीजेपी वक्फ बिल अब लाई है मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के पास मतलब बीजेपी के पास कितने सांसद हैं बीजेपी के पास, बताइए मुसलमान, आप बताइए कितने सांसद हैं। अगर बीजेपी मुसलमानों के लिए इतनी हितैषी है तो ये दे देते यहाँ पे। आप उत्तर प्रदेश में देखिए विधानसभा में कितने तो मुसलमान। फिर सवाल तो फिर यही हो जाता है ना कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पास कितने हिंदू सांसद हैं। फिर आप पूछेंगे कि अखिलेश यादव के पास आप अगर चले जाएंगे तो कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू अलग उसके रहे हैं या मुस्लिम राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। फिर आप पूछेंगे तो ये तो फिर अलग अलग राजनीतिक एंगल हो गए। लेकिन जनता के अहित में क्या कार्य हो रहा है, ये सवाल बिल्कुल आपका जायज़ है, बिल्कुल सही सवाल है। आप जब बीजेपी ये बात करती है कि हम मुसलमानों के पक्ष में ला रहे हैं, यहीं के योगी की सरकार आप देखते हैं किस तरीके से मुसलमानों के लिए जहर घोलते हैं। आपको नहीं पता क्या किस तरीके से बीजेपी मुसलमानों के लिए जहर घोलती है। क्या बोलते हैं कि अब वक्फ बोर्ड जो है मुसलमानों के पक्ष में आ रहा है। यहीं बीजेपी जब यहाँ पे टिकट बांटने की बात आती है तो बीजेपी कहाँ चली जाती है, मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दिया जाता है। अगर वक्फ बोर्ड की बात है तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप वक्फ बोर्ड में संशोधन करना चाहते हैं तो उनके मुसलमानों को अधिकार दीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई ये बहुत सोचने का विषय है कि जो युवा है वो परेशान है रोजगार को लेकर और सरकार ला रही है वक्फ बिल। हालांकि ये भी कितने हित में है ये भी सोचने का विषय है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूँ। लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई चेहरा बता सकते हैं जो मुस्लिम हो और जिसने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा हो, पार्टी न दी? बिल्कुल बिल्कुल है, एक हमारे अतहार अंसारी साहब हैं, मोमदी विधानसभा से हैं। उन्होंने बीजेपी से टिकट मांगा, नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी में बहुत समय से सेवा कार्यरत हैं और क्या, बहुत समय से कार्यरत हैं। और जबकि वहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है मोमदी विधानसभा, वहाँ पे उनको नहीं मिला, नहीं टिकट क्या मिला। कुछ कारण रही? अब कारण तो आप जानते हैं, हिंदू मुस्लिम का जो पक्ष रखती है बीजेपी, वही कारण रहा है। कहीं ना कहीं आपका एक ये पार्टी विरोधी एंगल भी हो सकता है। लेकिन जो हित की बात कर रहे थे, जैसे कि इन्होंने बताया कि जो है अमेंडमेंट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हित के लिए भी होते हैं। मैंने आपको बताया बाबा बैद्यनाथ का एक ट्रस्ट का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो कहीं ना कहीं उसको भी तो एक वेलकमिंग स्टेप की तरह देखना चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात जो आपने कहा है, शायद उस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं थी, अभी मुझे जानकारी लगी है। मैं इस चीज़ की जानकारी भी उसको आप चेक कर लेना जी गूगल। बिल्कुल बिल्कुल इसकी जानकारी करूंगा मैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जो इसको देखना चाहिए, देखिए ये बिल जो लाया गया है ये सिर्फ न सिर्फ यहाँ की बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब छिपाने के लिए आ गया। आप देखिए जिस दिन बहस चल रही थी सदन में, 10-12 घंटे की बहस हुई, 2-3 बजे रात तक बहस चली है, वहीं 11 बजे रात में अमेरिका क्या करता है, टैरिफ लागू कर देता है। उसको छिपाने के लिए सब किया गया है। भाई वक्फ बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। अगर सच में ज़मीन की आप ज़रूरत है तो जाइए चीन से वो ज़मीन छीनिए जाकर, जो चीन ने कब्जा कर रखा है। अमेरिका जो टैरिफ लागू कर देता है, जो 26% का अमेरिका ने टैरिफ लागू करा, वो केवल हिंदुस्तान पर नहीं, 30% पाकिस्तान पर, 34% चाइना पर, 36% इंडोनेशिया पर, इस तरीके से लमसर तरीके से हर एक देश पर करा। क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका का हो सकता है कि आंतरिक रूप से उसकी इकोनॉमी इतनी मजबूत इस समय ना चल पा रही हो। क्या कुछ सोचते हैं? सर इस पे मेरा ये विचार है कि कहीं ना कहीं ये अमेरिका का एक बुलिंग नेचर दिखाता है और हमारी सरकार को उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। क्योंकि हम हमेशा देखते हैं, हमने WTO में शामिल होने के लिए, ट्रिप्स में शामिल होने के लिए एक लार्ज रॉयल्टी दी है उनको। तो ये हमारा अधिकार है WTO से कि उनको ये बताना चाहते हैं कि WTO में जो हमने कंडीशन साइन की थी, कहीं ना कहीं उसको वायलेट कर रहा है अमेरिका। जिस तरह की उसने एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का टैरिफ्स लगाया है हमारे देश पे। और दूसरा ये भी है कि इसको हम इस नज़र से ना देख के आपदा में अवसर भी देख सकते हैं। बिकॉज हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक बूम मिल सकता है, क्योंकि इन कंपैरिजन टू इंडिया अदर कंट्रीज़ पे हम उन्होंने अल्टीमेटली ज़्यादा टैरिफ्स लगाया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में अगर आप युवाओं की बात करें तो युवाओं के अपने अपने मत हो सकते हैं, युवा अपने अपने एक सोच हो सकती है। युवा हिंदुस्तान की राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ सोचते हैं आपने सुना। किस तरीके से युवाओं के मन में एक असक्षमता फैली हुई है, लोग जो कुछ सोच रहे हैं क्या कुछ उजागर हो रहा है, ये भी सोचने का विषय है। क्योंकि जब राजनीतिक घटनाक्रमों की बात होती है तो हिंदुस्तान की राजनीति में इस तरह के जो तर्क दिए जाते हैं, चाहे धार्मिक एंगल हो, चाहे हिंदू मुस्लिम को लेकर बात की जा रही हो,
चाहे वक्फ बिल को लेकर बात की जा रही हो, चाहे 3 तलाक को लेकर बात की जा रही हो, ये मुद्दे काफ़ी ज्वलंत हो जाते हैं। लेकिन वहीं जब रोज़गार की बात आती है, युवाओं के हित की बात आती है, तो शायद कोई बात करने को राज़ी नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार के मुद्दे समझ में नहीं आते। मेरे साथ कुछ और भी छात्र, इनसे जानूंगा। क्या शुभ नाम है आपका? सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी। हिंदुस्तान की राजनीति को लेकर कुछ भी नहीं सोचते हैं आप? सर हमें नहीं इस पे अपना विचार देना है, सॉरी। नहीं देते हैं आप लोग। आप सोचिए किस तरीके से युवाओं में एक बहका भी माहौल हो जाता है। कई बार लोग बोलने से भी खरेज करते हैं और रेज करते हैं। जब आप पहुंचते हैं युवाओं के बीच, जब आप जानते हैं कि युवाओं के मन में क्या चल रहा है, देश को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, तब आप पहचानते हैं कि वाकई देश में अभी बहुत कुछ होने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान में अभी के हालात वक्फ बिल को लेकर भले ही कुछ भी हों, 3 तलाक को लेकर भले ही कुछ भी हों, लेकिन रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो युवाओं के सिर पर लगा हुआ है। और लगातार युवा रोज़गार के मुद्दे को लेकर अपना मत रख रहे हैं। अपने हित की बात के लिए सरकार के सामने झोली फैलाकर कह रहे हैं कि रोज़गार के मुद्दे पर भी सरकार को बात करनी चाहिए और कोई बिल लेकर आना चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़, लखनऊ।